चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अगली चीजें, और आज हम नई चीज सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वाली हेडिंग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, हिंदी में बोलेंगे इसको समरूपण समावेता। समरूपण, ठीक है, क्लियर है। तो समरूपण समावेता, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, समरूपण समावेता को समझना है तो समरूपण समावेता कहां होती है पहले तो ये समझ लो। तो समरूपण समावेता होती है जहां पर एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। यानी कि इसका मतलब है कि कुछ इस टाइप से कंडीशन ले लो, जैसे कि ए और बी है, तो इनके बीच में रोटेशन होगा, या जो भी समूह लगे होंगे तो रोटेशन जो होगा वो ए और बी के बीच में होगा। ये होता है समरूपण समावेता। यानी कि यहां से अगर हम सिंगल बॉन्ड है, इसके थ्रू अगर हम इसको रोटेट कर दें तो रोटेशन करने से जो भी रूप बन के आएंगे, जो भी समावयवी बन के आएंगे, वो समरूपण समावयवी कहलाएंगे, यानी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। क्लियर। यानी कि सबसे पहली बात तो कहां होता है, तो पहले यही बात कर लेते हैं। देखो, सी सिंगल बॉन्ड सी में होता है, कार्बन कार्बन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है। समझ में आ गई बात। कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है, ओ हो सकता है, और भी एसेट्रा कहीं पर भी, यानी जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगे होंगे वहां बेसिकली ये होता है। अब इसको समझना है तो इससे पहले कुछ बातें और सीख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करते हैं रूपों की, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्शंस की, तो कौन कौन से प्रोजेक्शंस थे। सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्शन देखा था जिसको बोलते हैं सबसे पहले हम देखा था फिशर प्रोजेक्शन, याद आया कि नहीं है। सबसे पहला हमने कौन सा प्रोजेक्शन देखा था, ये प्रोजेक्शन देखा था, फिशर प्रोजेक्शन देखा था, याद आ गया होगा। ठीक है, तो ये फिशर प्रोजेक्शन था। फिशर प्रोजेक्शन के बाद नेक्स्ट फिर हमने कौन सा प्रोजेक्शन देखा था, दूसरा वो वाला डॉटेड वाला देखा था, याद आ गया होगा, वो वाली कंडीशंस थी, है ना। वेस्डेस देखा था, वेस्डेस देख लिया था। ये दो प्रोजेक्शन तो हम समझ गए थे। अब यहां पर दो नए और प्रोजेक्शन पहले लेके आ रहे हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे की बारे में बात करेंगे। एक यहां पर प्रोजेक्शन आ रहा है जिसको बोलते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, साहॉर्स प्रोजेक्शन। साहॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है? साहॉर्स प्रोजेक्शन कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। यहां पर ये एक उधर लगा होता है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। मतलब ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो कि ये आपके पास जो कार्बन एटम था, ये कार्बन एटम मान लेता हूं, यहां पर आपके पास ए समूह है या बी समूह है या सी समूह है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी मान लेता हूं ए समूह है या बी समूह है या सी समूह है। तो ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, इसको थोड़ा सा तिरछे तरीके से देखो। तो तिरछे तरीके से देखो तो यहाँ ए, अगर मैं कहता हूं ए ऊपर है तो बी ये है, सी है। ये तिरछा तरीका है। मतलब अभी क्या कर रहे थे, इसको सीधा सीधा ऐसे देख रहे थे, अब थोड़ा सा इसको घुमा दो, घुमा दो तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा घुमाना है, पूरा नहीं घुमाना, थोड़ा सा घुमाना है। क्लियर है। तो घुमाओगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी को इसी रूप में ले सकते हैं। ये ऊपर हो गया, देखो ये वाला ऊपर होगा, ये नीचे होगा, मतलब ये ऊपर हो गया तो ये नीचे होगा, या ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा। ठीक है, ये अगल अड़ोस पड़ोस में होंगे, ये अड़ोस पड़ोस में होंगे। इस तरीके का होता है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज किया नहीं जाता हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्शन क्या होता है। इसको बोलते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, फिर एक और प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये भी हमें समझना पड़ेगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब एक काम करो, आपने क्या किया था, जैसे कि पहले ये था, सीधा था, ऐसा था, फिर आपने यूं घुमा दिया, फिर आप इसको यूं घुमा दो। पहले ऐसे था, समझ गए, यहां कार्बन कार्बन दिख रहे थे, सिंपल तरीके से देखा था अपन ने। क्लियर है। फिर थोड़ा सा इसको यूं घुमा दिया तो हमने तिरछे देखना स्टार्ट किया, है ना, इधर से देखना स्टार्ट किया, तिरछा देखना स्टार्ट किया, मतलब ऐसे देखना स्टार्ट किया, ऐसे देखना स्टार्ट किया तो ये दिख जाएंगे, दोनों स्ट्रेट वेक्टर दिख जाएंगे। और आप इसको यूं घुमा दिए तो अब आप देखो, सामने वाला दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा। यानी कि ये पेन है, पहले हमने ये देखा, फिर थोड़ा सा यूं घुमाया, ये देख लिया, और अब इसको ऐसे देख लिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि सिर्फ आगे का दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा एटम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी कंडीशन सिर्फ आगे का दिखे, पीछे का नहीं दिखे, तो यहां पर जो प्रोजेक्शन कहलाएगा
ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में जाएगा। क्लियर है? अब जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में यही दो कार्बन एटम है, यही दो एटम है, तो इनको कैसे दिखा सकता हूं? तो इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ये अपन ने गोला बना दिया। क्लियर है? ये गोला बनाया, और गोला बनाने में आगे की संयोजकता तो हमें दिख जाएगी, आगे की जो संयोजकता होगी वो दिख जाएगी। मतलब ये वाला समझ लो, ये वाला हमने गोला बना दिया तो आगे की संयोजकता हमें दिख जाएगी, लेकिन इसके पीछे की संयोजकता, पीछे वाला जो एटम होगा वो नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऐसे देखोगे तो ये आगे वाला दिखेगा, ये पीछे वाला नहीं दिखेगा। समझ में आ गई बात? ये कंडीशन, तो आगे वाला दिख गया हमारे, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, लेकिन पीछे वाली संयोजकता दिख जाएगी। अब संयोजकता को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, डॉटेड से कर दो। डॉटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि वो जस्ट उसके पीछे है। तो यहाँ बी कर दिया, या ए कर दिया, या सी कर दिया। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ें, क्योंकि यही हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से क्वेश्चन रिलेट होते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन पर बात करें तो सोहर्स हो गया, फिशर हो गया, और सिंपल तरीके से जो था वो तो हो ही गया। ओके, आगे बात करते हैं। तो चलो बात करते हैं एक एक कन्फर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। रोटेशन किसके किसके बीच में होगा? नेचुरल सी बात है, कार्बन कार्बन के बीच के रोटेशन होगा, है ना? तो कार्बन कार्बन का रोटेशन हमारे साथ में बनाना स्टार्ट करिए, साथ में चलते रहिए। ये कार्बन, चलिए ट्राई करिए, दोनों कार्बन के रोटेशन को एक्सप्लेन करिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बनाएंगे? क्लियर है? तो यानी दोनों कार्ब एटम, एक कार्ब एटम सामने रख दिया हमने, वो रख दिया, एक कार्ब एटम ने सामने रख दिया। एक कार्ब एटम के साथ में क्या लगे हुए हैं? 3 H लगे हुए। एक कार्ब एटम के सामने क्या लगे हुए? 3 H लगे हुए। तीनों H को हमने ऐसे दिखा दिया, दिख गया? साथ में चलते रहो, साथ में चलते रहो, नोट करते रहो। तो तीनों H को ऐसे दिखा दिया, एक H, ये H, ये H, ये फ्रंट वाला H हो गया। मान लेता हूं सपोज दैट ये फ्रंट है, मान लेता हूं ये फ्रंट वाली कंडीशन है, ये फ्रंट वाली कंडीशन है, ठीक है? तो यहां से दिखा दिया। ये वाली कंडीशन कौन सी है? बैक वाली कंडीशन है। तो फ्रंट वाले जो H थे वो दिख गए हमको, दिख गए। अब बैक वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, मान लेता हूं इसकी बात करता हूं, ये बैक वाली कंडीशन। तो बैक वाली कंडीशन में आप H दिखा दो, तो देखो ये H दिखाया हमने, यहां पर ये H दिखा दिया, और यहां H दिखा दिया। आगे समझ में? तो दोनों दिख गए। तो पीछे वाले को हमने किसे दिखा दिया? H से। आगे वाले को दिखा दिया हमने ग्रीन से। क्लियर है? दोनों फॉर्म बन गए यहाँ पे। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। तो अब क्या होता है इसमें, अब क्या हो सकता है? अब एक काम करो, अगर हम दोनों बॉन्ड की बात करें, ये आगे का बॉन्ड है, ये पीछे का बॉन्ड है, तो इनमें अगर बात करें तो कितना एंगल है? तो आप कहोगे 0 डिग्री। कौन सा एंगल होगा? 0 डिग्री। अरे भाई दोनों पैरेलल है तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, और रोटेट कर रहा हूं 60 डिग्री से। आप 30 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, 1-1 डिग्री भी कर सकते हो, लेकिन मैं 60 कर रहा हूं। कितने भी कर सकते हो, कोई उसमें कोई ये नहीं कि आप फिक्स है कि 60 करना है, बीच में नहीं करना है, नहीं कर सकते हो। फिलहाल अगर मैं कहूं कि इसको मैं रोटेशन करूं, तो रोटेशन करूंगा तो ये रोटेशन होगा। रोटेशन होने में पहला वाला तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, रोटेशन कैसे करना ये भी समझ लेना कि जो आगे वाला है उसको फिक्स कर लो और पीछे वाले को रोटेट करो। आगे वाले को फिक्स कर लो, पीछे वाले को रोटेट कर लो। समझ में आ गई बात? तो जब रोटेट करोगे और मैं 60 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं, तो आइए तो बताइए ये कितना? 120, 120, 120। तो इसके आधे में कहीं जाएगा, तो आधे में कहा जाएगा, अगर आधे की डिस्कस करेंगे तो आधे में कहा जाएगा, ये एच जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा। बोलो, आ गया समझ में? है ना? 60 रोटेट करने से क्या बेनिफिट मिल रहा है वो देखो। मैंने क्यों 60 लिया, उसके पीछे का रीजन है कि 60 मैंने इसलिए लिया कि एक दूसरे के पूरी तरीके से विपरीत आ जाएंगे। ये विपरीत आ गए, अपोजिट आ गए। यहां क्या हो गए? एक दूसरे के पीछे हो गए, ऐसे मान के चल रहे। यहां पर क्या हुआ? एक दूसरे के विपरीत आ गए। अब कहोगे सर ये वाला तो ही रहा। अरे चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी ले लो आप 60 रोटेट करो, ठीक है? क्लियर हो गया? या आप 180 रोटेट करो, या 240 कर दो, समझ में आ रहा है? नहीं, 300 कर दो, तो घूम फिर के वहीं आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर दो रूप मिलेंगे। एक रूप कौन सा मिलेगा? एक रूप वो मिलेगा जहां पर एक दूसरे के पीछे होंगे 0 डिग्री पे,
और एक रूप वो मिलेगा जहां पर वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। इन दो रूपों का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। ठीक है, इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, इंग्लिश में ही बता रहा हूं मैं, इक्लिप्स, ग्रसित। अच्छा, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। इसको क्या नाम बोलते हैं? सांत्रित। ठीक है, सांत्रित लिख दे रहा हूं, इंग्लिश समझो ज्यादा अच्छा रहेगा। सांत्रित, इसको ECLIPSED, इसका हिंदी क्या है? ग्रसित। क्लियर है? दो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका स्टैगर्ड, STAGGERED, स्टैगर्ड। और ये क्या हो जाएगा? एक्लिप्स्ड। दो फॉर्म हो गए। तो किसको इक्लिप्स बोलना है, किसको स्टैगर्ड बोलना है? जब एक दूसरे के पीछे होंगे तो इसको इक्लिप्स बोलना है, और जब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे तो इसको क्या बोलना है? स्टैगर्ड बोलना है। ये समझ में आई कहानी? यहां तक क्लियर हो गई? तो अगर मैं कहूं कि इसमें कितने रूप प्राप्त होंगे तो आप कहोगे इसमें दो रूप तो प्राप्त होंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कुल कितने रूप प्राप्त होंगे तो अनंत होंगे। कुल होंगे कि नहीं होंगे? आप कितने भी घुमाते रहो, कितने भी घुमाते रहो, हर एक नया रूप बनाएगा, और हर एक नया रूप बनाएगा तो अनंत होंगे। और कभी भी दो कोणों के बीच में अनंत हो सकते हैं। कभी भी दो कोणों के बीच में, दो के बीच में कोई भी दो कोण ले लो, उनके बीच में अनंत बार आप स्थानांतरित कर सकते हो। वो अलग बात है कि पूर्ण रूप से कितने होंगे, तो पूर्ण रूप से तो दो ही दिखेंगे। कौन सा दिखेगा? एक हमारा ग्रसित दिखेगा और एक हमारा सांत्रित दिखेगा। ये बात समझ में आ गई है? चलो ठीक है, और आगे सोचते हैं। अब मान लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH3। चलो इसको नेक्स्ट पेज से लेते हैं। CH3 CH2 CH3, यानी कि इसका मतलब प्रोपेन की बात है। तो ट्राई करते हैं प्रोपेन में। चलो प्रोपेन में ट्राई करते हैं, प्रोपेन में ट्राई करते हैं। तो प्रोपेन में कोई दो कार्ब एटम, देखो कार्बन एटम जो भी लेना अड़ोस पड़ोस के लेना, चाहे पहला दूसरा ले लो इधर से, और चाहे पहला दूसरा ले लो इधर से, कहीं से भी ले लो। क्लियर है? अड़ोस पड़ोस वाले लेना है। तो पहला वाला कार्ब एटम ले लिया, ये लिया, क्या कर दिया? 3H बना दिया। पहले वाले कार्ब एटम में 3H हो गया, और दूसरे वाले कार्ब एटम में क्या दिख रहा है? अब आप समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले कार्ब एटम में 2H और एक CH3। तो यहां पर मैंने एक H बना दिया, ये H बना दिया, यहां भी H बना दिया, और यहां CH3 बना दिया। आ गई बात समझ में? H CH3 कौन सा रूप हो जाएगा? ये इक्लिप्स्ड हो जाएगा। दूसरा रूप क्या बना सकते हैं इसके बारे में, ये भी देखने वाली बात है। तो क्या बना सकते हैं? समझ गए होगे आप? घुमा दो, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। दूसरा रूप बना लो, यहां H हो गया, यहां CH3 हो गया, यहां H हो गया। बोलो, हो गया? H H H CH3 H। ये कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैगर्ड हो गया। हो जाएगा ना? इसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। और कोई नया रूप बन सकता है इसमें? और कोई नया रूप बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या वो सारे एक काम करो और घुमा दो, तो और घुमा दोगे तो ऐसे यहां आ जाएगा, CH3 यहां चला जाएगा इसके पीछे, ऐसे यहां आ जाएगा, CH3 यहां चला जाएगा इसके पीछे, और घुमाओगे तो ये यहां आ जाएगा। तो घूम फिर के आप कहीं भी जाओगे तो दो ही रूप मिलेंगे, एक H CH3 के पीछे और एक H CH3 के बगल में, दो ही रूप मिलेंगे। इसके अलावा कोई रूप तो मिलेगा नहीं। अगर हम स्थायित्व की बात करें
तो दो ही रूप से स्थायी होगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से अपनी मेन बात शुरू होती है। ये कंडीशन, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, और ये हमारे सिलेबस में यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन में भी अब यहां पर समझने वाली बात है कि इस जगह पर हमें दो रूप प्राप्त होंगे। दो रूप मतलब कौन से दो रूप प्राप्त ये हो गए कि अगर मैं इस कार्बेटम और इस कार्बेटम के बारे में सोचूं, ये कार्बेटम 1 है, ये कार्बेटम 2 है, यानी कि अगर मैं C1 C2 के बारे में बात करूं, तो C1 C2 के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप समझ लो यहां पर ये हमने रखा, ये 3 H हो गए, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया 1 का। ये कार्बेटम 1 है बेटा फ्रंट पे, समझना मेरी बात को। और दूसरा कार्बेटम जो है इसके पीछे, दूसरा कार्बेटम कहां है? इसके पीछे। और उस कार्बेटम पर अगर बात करें तो एक तो संयोजकता ये हो जाएगी और 2 H हो जाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि एक H हमने इसके पीछे बनाया, एक H इसके पीछे बना दिया, और इसके पीछे क्या बना दिया? CS2 CS3 बना दिया। बोलो क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई है? मतलब आगे H बनाए और पीछे मैंने क्या बना दिया? एक CS3 CS2, एक H और एक H। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर इसमें देखा जाए तो और क्या एक रूप प्राप्त हो सकता है जो स्थायित्व को प्रदर्शित करेगा? तो एक काम आप ये कर सकते हो, इसको यूं घुमा सकते हो, यहां H है, एज इट इज रहने दो, यहां H एज इट इज रहने दो, यहां H एज इट इज रहने दो, और इसके पीछे जो C2H5 है उसके साथ थोड़ा सा खेल कर देते हैं। मैं C2H5 को यहां कर देता हूं, एक साथ लिख दिया मैंने, एक H यहां कर दिया, एक H यहां कर दिया, मतलब H के आगे C2H5 हो गया, H के आगे C2H5 हो गया, ये H C2H5, ये H, ये H अगेंस्ट हो गया उसके, तो दो ही होंगे ना। एक तरह देखा जाए तो कितने होंगे? दो। ये कौन सा फॉर्म हो गया? इक्लिप्स। ये कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैगर्ड। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है यहां तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो अगली कहानी कि मान लेता हूं अगर मैं अब लेता हूं 2 और 3 के बीच की बात कर रहा हूं, मतलब C2 C3 की बात कर रहा हूं, तो यहां से थोड़ा सा बदलाव आपको मिलेगा। चलो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। बनाने के लिए C2 C3 की बात करते हैं, बनाए। C2 C3 की बात करते हैं, बनाइए C2 C3, तो बनना स्टार्ट होगा। पहला बनाया, अब C2 में क्या होगा? एक वैलेंसी CS3 है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यही है। और इधर क्या होगा? इसके पीछे समझ गए होगे, यहां CS3, यहां H, यहां H। क्लियर है? अब एक काम करो, रोटेशन करते हैं, कितना? 60 डिग्री। आगे वाले को H से रहने दो, तो पहले मैं आगे वाले सारे बना लेता हूं। आगे वाले को मैं डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। अब आप बना लोगे कौन सी तरफ जा रहा होगा? बताओ क्या हो रहा होगा? ये CS3 हो रहा होगा, ये H हो रहा होगा, ये H हो रहा होगा। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर घुमा लो। अगला रूप देखो, पहले से अलग आएगा। पहले वाले को तो ऊपर जो रखना है वो रख दिया अपन ने, या CS3 या H या H, ठीक है। तो यहां CS3 आ जाएगा, यहां H आ जाएगा, यहां H आ जाएगा। बनाइए बनाइए। फिर एक और रूप बनेगा, एक और बनेगा। अंतर है, ये नहीं समझना कि सब एक जैसे बन रहे हैं, नहीं भाई, सब अलग अलग हो रहे हैं। आप गौर से देखोगे आपको दिख जाएगा, यहां अलग अलग है, यहां H है, यहां H है,
क्लियर? अब इस कंडीशन में देखें तो CH3 यहां आ गया, H यहां आ गया, H यहां आ गया, फिर 60 डिग्री कर दो, फिर 60 कर दो, दिख रहा है? बनाओ बनाओ, ये कंडीशन आ गई। ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, CH3 को घुमा दो, पीछे वाला घुमाना है, यहां CH3, यहां H, यहां H, और फिर 60 डिग्री एक और कर दो, तो यहां भी एक नया रूप तैयार है। यहां CH3, यहां H, यहां H, और इस कंडीशन में CH3 यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा, और अगर फिर से 60 करोगे तो वापस घूम के वहीं खड़े हो जाओगे। यह है कहानी। समझ में आ गया? तो घुमाव समझ में आ गया, रूप समझ में आ गए। तो कितने रूप प्राप्त हुए? ये स्थायित्व इनके बीच में भी होंगे, अनंत होंगे इनके बीच में। अगर आपसे पूछा है कितने समरूपण समावी है तो जवाब देना अनंत। दो कोण के बीच में भी अनंत। लेकिन अगर हम कहें कि कितने रूप, कितने नए, मतलब कितने ऐसे रूप प्राप्त हो, कुछ नाम से रिप्रेजेंट किए, स्थायित्व की बात करें तो आपके सामने ये दिख रहे हैं। अब आप गौर से देखो, पहले वाला दूसरा वाला अलग अलग है, तीसरा वाला पहला वाला अलग अलग है, फिर ये और ये अलग अलग जरूर है, लेकिन कौन सेम हो रहा है? ये और ये अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है। अरे हाँ है ना, ये और ये अलग अलग है। क्लियर? बात समझ में आ रही? ये और ये सेम है, अरे ये और ये सेम है, CH3H, HH, CH3H, CH3H, HH, CH3H, ये सेम है। बताता हूं मैं आपको, बताता हूं। मतलब ये दोनों सेम है। क्लियर है? और ये दोनों सेम है। अरे हाँ है ना, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। वो अलग बात है कि घूम के कहीं और खड़े हो गए आकर, वो अलग बात है। अरे लेकिन एंगल के हिसाब से तो वही बात है ना। अब सुनना, यहां पर कुछ नोटिफिकेशन हम अलग तरीके से लेने वाले। क्या कि अगर मैं कहता हूं ये कौन सा फॉर्म है, तो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, पूरी तरीके से अध्यारोपित हो रहा है। अध्यारोपित यहां भी हो रहा है, इधर फोकस करो, यहां भी हो रहा है अध्यारोपित, यहां भी हो रहा है अध्यारोपित, यहां भी हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छा अध्यारोपित यहां हो रहा है। कैसे? CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H, तो इसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, पूर्ण इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रसित, पूर्ण ग्रसित। समझ में आ गया? तो इसको बोलेंगे हम लोग फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्लियर हो गया? ये हो गया फुल्ली इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स का मतलब क्या हो गया? अध्यारोपित, एक के पीछे एक, दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो इक्लिप्स हो गया। लेकिन इक्लिप्स तो ये भी है, ये भी है, इसको बोलेंगे आंशिक ग्रसित, पार्शियली। क्या है रहा है यार? पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्लियर हुआ बच्चों? ये पार्शियली हो गया। और अगर ये पार्शियली हो गया तो ये भी तो पार्शियली हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 पार्शियली हो गए, 1 फुल हो गया, 2 पार्शियल हो गए। तो कितने निपट गए अपन? 3 निपटा दिए। अब आ जाते हैं अगले रूप में। अब कोई अध्यारोपित नहीं हो रहा तो इक्लिप्स वाला रूप खत्म हो गया। अब आते हैं अगला पॉइंट, अलग अलग वाला। अब अलग अलग आपके सामने 3 है जिसमें 2 सेम है,
और एक अलग है। क्या अलग है क्या सेम है? इधर देखो, यहां देखो दो CH3 अड़ोस पड़ोस में, यहां देखो दो CH3 अड़ोस पड़ोस में, और यहां देखो दो CH3 बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। अरे है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से विपरीत है। तो जब पूरी तरीके से विपरीत हो गए तो इसको बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड है ना? समझ में आ गया? एंटी स्टैगर्ड क्या बोलेंगे उसको? एंटी स्टैगर्ड। एंटी मतलब एक दूसरे। स्टैगर्ड ए भी है बच्चों, स्टैगर्ड ए भी है, स्टैगर्ड ए भी है, स्टैगर्ड ए भी है, लेकिन क्योंकि दोनों समूह जो है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग अलग है, अलग अलग मतलब दूसरे के पूरी तरीके से विपरीत है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसको एक नया नाम दिया गया। जब ऐसा कहीं कंडीशन होगा तो उसको बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड। तो ये हो गया आपका एंटी स्टैगर्ड। और ये भी स्टैगर्ड है लेकिन इसका एक नया नाम दिया गया, दैट इज द गाउच, GAUCHE, गाउच। ठीक है, गॉस इसको हिंदी में बोलते हैं, गॉस। ठीक है, तो ये भी हमारा गॉस हो गया। आगे बात समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आ गई है तो इसको बोलते हैं गॉस। तो कुल मिलाकर हमें क्या क्या मिल गए? हमें कितनी चीजें मिल गई हैं? 4 चीजें मिल गई हैं। पहली क्या मिली है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। दूसरी क्या मिली? पार्शली इक्लिप्स्ड। तीसरी क्या मिल गई? गाउच। और चौथा क्या मिला? एंटी स्टैगर्ड। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी कोई परेशानी? बन सकते हैं। किसमें बनाए? ब्यूटेन में। ब्यूटेन से पहले ये सुविधा नहीं थी क्योंकि दो समूह अलग अलग हो ही नहीं रहते। एक कार्ब एटम पर अगर सभी समूह समान होंगे तो फिर इतने रूप नहीं बन पाएंगे। यहां क्यों बन गए? क्योंकि दोनों कार्ब एटम पर अलग अलग समूह है। यहां भी CH3 है, यहां भी CH3। पहले वाले में क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि एक ही कार्ब एटम पर 3 H है, तीनों समान समूह है, तो फिर कोई अंतर नजर ही नहीं आ पा रहा था। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे की कहानी सुनते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ स्टेबिलिटी, स्थायित्व की बात है। स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी किस बात पर निर्भर करती है? यह बात तो कंफर्म है कि स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स होती है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, हालांकि पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो अनस्टेबल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब पॉइंट ये होता है कि स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है उसको कैसे देखा जाता है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, 2 टाइप के प्रतिकर्षण होते तो इससे ज्यादा भी है, लेकिन मुख्य तरीके के 2 टाइप के प्रतिकर्षणों को यहां पर देखा गया है, रिपल्शन को देखा गया है, और ये 2 मेन रिपल्शन फैक्टर होते हैं। एक होता है वॉन डेर वाल रिपल्शन, वॉन डेर वाल रिपल्शन, या वॉन डेर वाल स्ट्रेन, खिंचाव, स्ट्रेन, खिंचाव, रिपल्सन या स्ट्रेन। और एक होता है टॉरिजनल स्ट्रेन। टॉरिजनल स्ट्रेन, टॉरिजनल स्ट्रेन। ये 2 टाइप के स्ट्रेन मेन होते हैं, वॉन डेर वाल स्ट्रेन एंड टॉरिजनल स्ट्रेन। अब वॉन डेर वाल स्ट्रेन क्या होता है वो समझो। वॉन डेर वाल स्ट्रेन वॉन डेर वाल बल से आता है, यानी कि आकार से आता है। यानी कि अगर हमारे पास में 2 समूह है, 2 परमाणु है, 2 एटम है, जो हमारे पास में नजदीक रखे गए, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो 2 समूह जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन को हम लोग बोलते हैं वॉन डेर वाल स्ट्रेन। और जितने बड़े समूह होंगे और जितने नजदीक आएंगे उतना ज्यादा इनके बीच में खिंचाव होगा, और जितना ज्यादा खिंचाव होगा इसका मतलब है उसकी स्थायित्व, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। नहीं आया समझ में? क्लियर है? जितने बड़े समूह होंगे, 2 समूह जितने पास में है, जो समूह जितने नजदीक आएंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा। 2 समूह जितने बड़े होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि दोनों ही कंडीशन पे फॉलो करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला फोर्स सबसे ज्यादा कहां होगा? तो ये वाला सबसे ज्यादा फोर्स जो होगा वो कहां होगा? इक्लिप्स्ड में होगा, हाँ या ना?
इक्लिप्स में याद करो, एक अपना ग्रुप है और इसके पीछे एक दूसरा ग्रुप है, हाँ या ना? दोनों के बीच में एंगल 0, तो नजदीक किया ज्यादा, क्योंकि केवल कार्बन कार्बन की बॉन्ड लाइन तो होगी ना बीच में रोकने वाली, इतनी तो है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो इसका मतलब एक दूसरे के पास पास में ज्यादा आएंगे। और अगर ये ग्रुप बढ़ाते चले गए, अगर ये दोनों ग्रुप बढ़ाते चले गए, तो प्रतिकर्षण जो होगा वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात? प्रतिकर्षण जो होगा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि इसका मतलब है इस कंडीशन पर इलिप्स जो फॉर्म होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। ये बात समझ में आ गई? फिलहाल अगर एक बात और बताऊं, अच्छा एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मान लेते हैं कि आपके सामने 2 CH3 समूह ले लो, 2 CH3 समूह है, ठीक है, और एक हमने ले लिया C2H5H, 2 CH3 समूह ले लिए, एक बड़ा कर दिया, एक बहुत छोटा कर दिया, समझ गए, और 2 छोटे छोटे ले लो। मैं पूछूं प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा किस में होगा? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? पहला वाला, दूसरा वाला नहीं होगा बेटा। 2 आकार बड़े बड़े हो जाए प्रतिकर्षण बल होता है, 2 आकार मध्यम मध्यम हो तो भी प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, एक बहुत बड़ा हो जाए, एक बहुत छोटा हो जाए, प्रतिकर्षण कम होता है। यानी कि इसका मतलब ये बात भी दिमाग में बैठा लेना कि 2 छोटे समूह भले हो लेकिन दोनों समूह हो तो प्रतिकर्षण जो होगा वो ज्यादा होता है। एक बहुत बड़ा लेके आ जाओ, एक छोटा सा लेके आओ, प्रतिकर्षण हमेशा उससे कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इसका मतलब प्रतिकर्षण ज्यादा होने के लिए, यानी कि अगर हमें वॉन डेर वाल स्ट्रेन बनानी है तो 2 बड़े समूहों की आवश्यकता है या 2 छोटे छोटे लेकिन बराबरी टाइप के अड़ोस पड़ोस वाले समूह की आवश्यकता है। ये नहीं करना है कि एक बहुत बड़ा समूह लेके आओ, एक छोटा समूह लेके आओ, तो वहां पर नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, अब आते हैं टॉरिजिनल स्ट्रेन क्या होता है, उसकी कहानी सुन लेते हैं। टॉरिजिनल स्ट्रेन क्या होता है? ये 2 जो बंध है, इन बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बंध भी कहीं ना कहीं नजदीक हो रहे हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। यानी कि ये 2 बंध है, ये 2 बंध है, एक आगे वाली संयोजकता एक पीछे वाली संयोजकता, 2 बंध है, इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ऐसा प्रतिकर्षण जो होता है उसको भी क्या बोलते हैं? टॉरिजिनल स्ट्रेन। अच्छा, ये कहां सबसे ज्यादा होता है? ये भी बच्चों वही होगा जहां जहां नजदीकियां होंगी, जहां नजदीकियां होंगी वहां प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, ठीक है। यानी ये दोनों फिर नजदीक हो गए। भाई ये वाला नजदीक नहीं हुआ ना, ये तो दूर हुआ, ये तो दूर हुआ, ये नजदीक हुआ, तो यहां पर भी वही कंडीशन है। यानी कि ये दोनों जो फोर्स होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेन, सबसे ज्यादा खिंचाव कहां लगता है? इक्लिप्स में लगता है। ये बात समझ में आ गई? अब जरा कहानी समझो, इक्लिप्स में सबसे ज्यादा लगता है, तो अब जरा मैं इनके बारे में बात करता हूं। कौन सबसे कम स्टेबल होगा, कौन सबसे कम स्थायी होगा? अरे भाई समझ गए ना, यहां सबसे ज्यादा लगता है, यहां सबसे ज्यादा लगता है, कहां दोनों लगते हैं? इक्लिप्स में लगते हैं। तो सबसे कम स्थायी कौन सा होगा? सबसे कम स्थायी कौन सा होगा? नेचुरल से ज्यादा फुल्ली इक्लिप्स जो होगा वो सबसे कम स्थायी होगा। ये बात समझ में आ गई है? क्लियर होगा? तो मैं ऑर्डर बना भी लेता हूं साथ में। तो सबसे कम स्थायी कौन सा होगा? यहां ले रहा हूं मैं फुल्ली, क्या ले रहा हूं? इक्लिप्स। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रक्चर आपने बनाए होंगे, जरा स्ट्रक्चर देखो। एक बात मुझे बताओ कि इन स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वो होगा जहां पर प्रतिकर्षण बिल्कुल निम्न होगा, जहां पर प्रतिकर्षण बिल्कुल निम्न होगा। कहां पर हो रहा है? एंटी वाले फॉर्म में। देखो 2 ग्रुप बहुत दूर दूर हो गए भाई, बिछड़ गए, दोनों दूर दूर है, कोई लेना देना नहीं है, दूरियां बढ़ गई है, तो इसका मतलब यही सबसे ज्यादा स्थायी है। अब इससे एक बड़ा, ये इससे पता है क्या होता है? क्या बोला मैंने? एंटी स्टैगर्ड। ये जो चीज होती है ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक देके जा रही है। क्या
जितना दूर रहोगे सक्सेस होगे, जितना पास में होगे अनसक्सेस होगे। समझ जाओ आगे की कहानी। हाँ, नया इंसान था, आइंस्टीन है ये, इसने कहा पढ़ाई से जितना दूर रहोगे सक्सेस हो जाओगे। पढ़ाई, मैं पढ़ाई की बात नहीं, इसके अलावा भी कुछ होता है। इधर फोकस करो, कौन पूछ रहा है एक्सप्लेनेशन? ठीक है, बताऊंगा किसी दिन। आगे चलो, समझ में आ गया? अब बचे कौन से दो? कौन से दो बचे? पार्शियली और गौच। अब सोच के बता दो, कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये दूर दूर है, ये एक दूसरे के, ये दूर दूर है और ये एक दूसरे के ऊपर है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा? गाउस। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो हम बात करेंगे यहां पर गाउस। और उसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद कौन सा आएगा? पार्शियली। तो ये रही आपके पास में स्टेबिलिटी। ये ऑर्डर किसका है बेटा? स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर ये है, समझ गए होगे बात? स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर ये है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो एनर्जी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। तो एनर्जी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे बना लोगे, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी यहां पर? ठीक है, तो आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, कर लोगे आप? कोई डाउट नहीं है? किसके? अच्छा, कब से? तू अगर बहुत ज्यादा मैं तुझे ताकत दे दूं, तेरे अंदर एनर्जी भर दूं, तो तू शांत बैठा रहेगा, एक दो चार को निपटा देगा। बॉन्ड को थोड़ी तोड़ना है, मुझे थोड़ी तोड़ना है। तो अपने आप में तुझे एनर्जी दे दी मैंने। मतलब बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं क्या मैं? ये इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहा हूं। आंतरिक ऊर्जा और बंद ऊर्जा में अंतर होता है भाई। जब क्रियाशीलता की बात चल रही तब की बात चल रही। आ गया समझ में? क्लियर है? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे। हो गया? एनर्जी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? चलो, अगर एनर्जी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझो समझो भैया समझो, तो यहां पर मैं एक ग्राफ और लेके आ रहा हूं एनर्जी के बेस पर। ये ग्राफ बना रहा हूं, अगले पेज पे बना रहा हूं। चलो, अगले पेज पर एक ग्राफ बना रहा हूं। ये लिया मैंने, तुम्हारे पास 6 रूप है 6 रूप सभी है। एक काम करो, एनर्जी का ऑर्डर बनाओ। यहां पर एनर्जी, यहां पर ये एनर्जी हो गई और यहां पर एंगल हो गया। अरे दाऊद यार, पानी की बोतल। एंगल हो गया। चलो, शुरुआत कहां से हो रही है? 0 से। एक मिनट आप देखो, आप अपने वो जो डायग्राम मैंने बनाया वो देखो। स्टार्ट मैं कर रहा हूं। 0 वाला कौन सा था? स्टार्टिंग वाला कौन सा है? स्टार्टिंग वाला कौन सा है? फुल्ली इक्लिप्स। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कौन है? सबसे लेस स्टेबल कौन है? फुल्ली इक्लिप्स। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी। इसका मतलब ये ऊपर से आएगा, आएगा आएगा। उसके बाद कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। क्लियर है? सोच के देखो कैसे बनेगा, सोच के देखो कैसे बनेगा। मैं कुछ बना रहा हूं, बताना ये सही है कि नहीं है। देखना, ये बनाया मैंने एनर्जी का ऑर्डर। पहली कंडीशन देख लो, तसल्ली कर लो, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पर ये कंडीशन है। क्लियर है? इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूं, तुम चाहो तो वहां फर्स्ट लिख लेना। अबे किधर चले जाते हो तुम यार, आधा तो यही नचाता रहता है बोर्ड मुझे।
फर्स्ट हो गया, सेकेंड, नेक्स्ट अगला वाला कौन सा है? अगला कौन सा है? कौन सा है? पार्शियल है। तो पार्शियल वाले की एनर्जी ज्यादा है कम है? हैं? थोड़ी कम है। किससे कम है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, अरे ये 60 डिग्री और समझ लो, ये 120, ये 180, ये 240। अब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 300, ये 360। पहले, सबसे पहले एनर्जी ज्यादा है, देख लो गौर से वहां। फिर सेकेंड वाला जो है उसकी एनर्जी कम हुई, 60 पे देखो स्टेबल हो गया। फिर थर्ड में गया होगे 120 वाले में, थर्ड में आ रहा हूं मैं, ये वहां चाहो तो नंबरिंग कर लो, बड़ा होगा। यानी कि इसका मतलब है एनर्जी बढ़ी, स्टेबिलिटी घटी। फिर उसके बाद चौथा वाला स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड है बेटा 180 पे, फुल्ली स्टैगर्ड। और फुल्ली स्टैगर्ड हो गया तो सबसे ज्यादा क्या होगा यहाँ पर? स्टेबल। और सबसे ज्यादा स्टेबल तो सबसे कम एनर्जी, देखो सबसे कम एनर्जी है। ये एनर्जी का ऑर्डर है भाई साहब, ये समझ रहे हो? ये एनर्जी का ऑर्डर समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? गौर से देखो, तसल्ली कर लो, इच्छा बन लो। पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, और फिर ये लास्ट में फिर से घूम फिर के वहीं आ गए। 360 जीरो एक ही है। देखो जरा गौर से, पहले एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद सेकेंड वाले में कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर सबसे कम हो गई, फिर वो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम होंगे, और ये दोनों सेम होंगे। नहीं आया समझ में भाई? कितने लोगों को नहीं आया समझ में? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? अच्छा, वापस आते हैं। यहां देखो, यहां देखो, तुमने डायग्राम बनाया नहीं। ये देखो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ही है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल ही है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। फिर उसके बाद देखो यहां पर फिर कम हो गई, फिर यहां पर देखो सबसे ज्यादा बढ़ गई, फिर यहां कम हो गई, फिर यहां बढ़ गई। आया कि नहीं है? ये फर्स्ट है, वहां वाला फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, आया? ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है। 6 समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज यहां पर मैंने बनाई है, कुछ नया नहीं बनाया, वही चीज बना दी है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया मैंने। तो यानी कि इसका मतलब है स्टेबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है? स्टैगर्ड की होती है, एंटी स्टैगर्ड। यानी सबसे ज्यादा कौन आएगा? एंटी स्टैगर्ड। ध्यान रखना है आपको। फिर कौन सा आएगा? गाउच। फिर कौन सा आएगा? पार्शियली इक्लिप्स्ड। और फिर कौन सा आएगा लास्ट में? फुल्ली इक्लिप्स्ड। अरे आया कि नहीं आया? सिंपल है। तो यहां पर जो बना ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये क्या है? ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है। ये दोनों वाले कौन से? ये एंटी स्टैगर्ड हो गया, तो ये कौन सा है? ये गाउस है। तो यानी कि इसका मतलब ये देखो, ये वाले, ये और ये कैसे हो गए? गाउस। और ये दोनों कैसे हो गए? वो देखो दिख रहा है, पार्शियली इक्लिप्स्ड। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया? आज आवाज क्या, पराठे वराठे नहीं आए थे घर से? क्या आए थे? अच्छा, डाइजेस्ट हो गया लगता है, आज प्राइज हो गया। खाना नहीं खाया? ये तो झूठे लोग होते जो नहीं बोलते खाया नहीं खाया। अच्छा, अपना नहीं खाया होगा, अड़ोस पड़ोस का टिफिन खा लिया होगा, मतलब बोले अपना नहीं खाया अभी हमने। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? कर लोगे? ठीक है, आगे चलते अगले पॉइंट पर। क्या? तो बनाते रहना अब आगे। नेक्स्ट पढ़ा लेने दो मुझे। नेक्स्ट, अब एक बात समझिएगा, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, CS2OH देन CS2H, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। CS2OH और CS2H, क्लियर है? इसको अगर मैं बात करूं, इधर ध्यान दो, तो यहां पर क्या क्या फॉर्म बनेगा, एक हमारा H बनेगा, या OH कर देता हूं, एक H एक H, समझ गए? क्लियर है? और दूसरा वाला OH कहां होगा, इसके पीछे होगा, तो पीछे बना लिया OH, पीछे बना लिया H, पीछे बना लिया H। अब जरा इसे कुछ रूप दिखा रहा हूं मैं, कुछ रूप दिखा रहा हूं। एक ये रूप दिखाया, एक ये रूप दिखा दिया मैंने, OH HH, यहां पर इसके पीछे मैंने यहां पर OH कर दिया, यहां OH कर दिया, यहां OH कर दिया, है एक ही तो OH, HH करना होगा भाई, क्यों हो रहा, ये देखो, ये H, ये H। और एक और रूप दे रहा हूं, एक और हो सकता है, समझ गए होगे तुम लोग, यहां OH यहां H, यहां H। बेटा आज काफी चीजें बतानी मुझे, इसलिए साथ में चलते रहो, तभी हो पाएगा। यहां OH, यहां H, यहां H, ये तीन रूप है। अब तीन रूप का नाम सोचो, अगर क्या क्या नाम हो सकता है। देखो पहला देखो कंप्लीटली ओवरलैप है, अरे है कि नहीं है, तो कंप्लीटली ओवरलैप है, तो इसको तो मैं बोल दे रहा हूं, क्या बोल दूं मैं इसको फुल्ली इक्लिप्स बोल दे रहा हूं, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, ये तो फुल्ली इक्लिप्स हो गया। ये क्या है, OH एक दूसरे के उल्टे चले गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। और इसको क्या बोलेंगे, वॉश। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, तीनों में स्टेबल कौन सा है, तो आप कहोगे स्टेबल के बेस पर स्टैगर्ड है, क्योंकि अभी तो इससे पहले क्या चल रहा था, स्टैगर्ड चल रहा था। अरे हाँ या ना, एंटी स्टैगर्ड था सबसे ज्यादा, जितना दूर दूर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यही तो पढ़ा हुआ था, नहीं पढ़ा था? बिल्कुल सही बात है, स्टैगर्ड ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टैगर्ड नहीं होता, स्टैगर्ड होता है। लेकिन अगर कहीं पर हाइड्रोजन बंद नाम की चीज शुरू हो जाए, अगर कहीं पर हाइड्रोजन बंद नाम की चीज शुरू हो जाए, और आपको बता दूं हाइड्रोजन बंद होगा, दो OH ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और आपको एक और बात बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां होता है, ये तो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है भैया, तो यहां इतनी दूरी कारण से तो बंद हो ही नहीं सकता, यहां भी नहीं हो सकता। क्यों? एक के ऊपर एक भी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, एक रिपल्सन कौन सा लग रहा है, वॉन डेर वाल, दूसरा कौन सा लगता है, टॉरिजनल, तीसरा लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन, भर भर के रिपल्सन। समझ में आया कि नहीं है? तो दोनों के बीच में भैया खूब रिपल्सन चल रहा है, जिसके कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड यहां नहीं बन पाता, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो भाई साहब कमाल ये हो जाता है कि जो गॉच होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है स्टैगर्ड से। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा निम्न में से कौन ज्यादा स्थायी है। हाइड्रोजन बंद देख लेना भैया, हाइड्रोजन बंद देख लेना, हाइड्रोजन बंद देख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड देख लोगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर दिख जाए तो इसका मतलब फिर गॉच जो है वो उछल के आगे आ जाएगा, स्टैगर्ड पीछे चला जाएगा, गॉच ज्यादा स्टेबल होगा। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो फिर किसको रखना होगा, एंटी स्टैगर्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो किसको रखना होगा, एंटी स्टैगर्ड को। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर गॉच आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई है? क्लियर है? तो इसको बता भी देता हूं, इसको ऐसे भी समझ लो। तो कैसे ध्यान रखना है, ये OH हो जाए, या एक और बात बता दो, जरूरी नहीं है कि यहां पर OH ही हो, या जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल ही हो, फोन FON, इससे रिलेटेड कोई भी ग्रुप लगा दो, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से युक्त कोई भी ग्रुप लगा दो,
अगर इधर एक तरफ OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का है, एक तरफ OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का है, और हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का है तो गॉस फॉर्म स्टेबल होगा। कोई भी लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो भरे हुए हैं, OH हो गया, और कौन से ऑक्सीजन के लिए OH हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, अरे हाँ या ना, क्लियर हो गया, ये सब O है, सब O बनाएंगे। नाइट्रोजन में आ जाओ, NO2 हो गया, समझ में आ गया, NH2 हो गया, अरे हाँ या ना। तो जितने भी ग्रुप कोई दिख जाए, ऐसा ग्रुप दिख जाए जिसमें नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो गॉस फॉर्म जो होगा वो हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो ये है कहानी अभी तक की कन्फर्मेशनल आइसोमर की, ये कहानी है ब्यूटेन की। ब्यूटेन के बारे में ये बात मैंने आपको डिस्कस की है। कोई डाउट यहां तक किसी को, कोई परेशानी यहां तक? ठीक है, अब चलते हैं कुछ आगे की बातें करते हैं। अब बात करते हैं टार्टरिक एसिड। थोड़ी सी बातें अभी और करेंगे इस पर, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड बेटा क्या होता है? COH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, और यहाँ COH होता है। ये कौन सा प्रोजेक्शन है? ये कौन सा प्रोजेक्शन है? फिशर प्रोजेक्शन है। चलो इसका मैं न्यूमन बना दूं, है ना, न्यूमन बना दूं, न्यूमन बना दूं, नो न्यूमन बना दो इसका। ये बनाया मैंने, ये बनाया, ऐसे कर दो, इसको यूं समेट दो, यूं पकड़ो, इसके ऊपर चढ़ा दो, यूं पकड़ के इसके ऊपर चढ़ा दो, यूं पकड़ के इसके ऊपर चढ़ा दे, तो क्या होगा? यहां फोल्ड कर दो इसको, ये COH हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा, हाँ OH हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फोल्ड कर दिया अपन ने, फोल्ड कर दिया, तो यहां क्या आ जाएगा? अरे आ गया, यहां क्या आ जाएगा? यहां क्या आ गया? हो गया? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? नीचे से पकड़ा, ऊपर फोल्ड कर दिया मैंने उसको, हो गया काम। क्लियर? ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया? ये कौन सा हो गया? आ गया? समझ में आ गया? अब सुनना अगली बात, ये कैसा है? मीजो है ये कैसा है? मीजो है, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये भी कैसा है? ये भी मीजो ही होगा भैया, ये भी मीजो ही होगा, ये भी मीजो होगा, अरे हाँ या ना, ये मीजो होगा। दिख रहा है? एक के पीछे एक है। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? दिख गया ना मीजो, एक के पीछे एक है, कंप्लीटली ओवरलैप है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इसका मतलब मीजो होगा। मीजो होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? इनएक्टिव होगा। अब मैंने काम किया, मैंने क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया, मैं थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार भाई साहब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं COH यहां लिख दे रहा हूं, H यहां लिख दे रहा हूं, OH यहां लिख दे रहा हूं, और मैंने ये कहा मैं COH यहां लिख दे रहा हूं, यहां OH कर दे रहा हूं, यहां H कर दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया? और मैंने पूछा यार ये बताओ ये मीजो है कि नहीं है? ये मीजो है कि नहीं है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आप एक काम करना, ये है, मान लेता हूं ये आगे की वैलेंसी है और ये कहीं उल्टे सुल्टे पड़े होंगे, तो एक काम करना, पूरा घुमा के उसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करना। कैसा करना? पूरा घुमा के उसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करना। अगर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाता है तो फिर पक्का मीजो है, और कंप्लीटली ओवरलैप अगर नहीं होता तो फिर ये मीजो नहीं है, और मीजो नहीं है तो या तो ये डेक्स्ट्रो होगा या फिर ये लीवो होगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चेक करके देखो कहां से पकड़े, पीछे वाला, पीछे वाले को घुमाओ, यूं घुमाया, कहां घुमाया? पूरा घुमा दिया, ये घुमाया, ये घुमा के यहां ले आए, ले आए। जब ये घूम के यहां आएगा तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, तो ये OH कहां आएगा? इस H पर आएगा, और ये H कहां आएगा? इस OH पर आएगा। इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये मीजो नहीं है। या ये कौन सा फॉर्म होगा? D या फिर L, D या फिर L। अगर इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री लोगे तो
ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बताओ कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्या करना है, घुमाना है, हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही हमेशा होगा, अभी इसमें भी कुछ कंट्राडिक्शन है, बट आपके लिए नहीं, नीट में तो आप चिंता मत करो, इतना ही घुमा दो काम चल जाएगा, खुद मत घूम जाना साथ में बैठ के। समझ में आया कि नहीं? जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां COH कर दिया, यहां H कर दिया, यहां OH कर दिया, क्लियर है? और इस कंडीशन में यहां पर मैंने H कर दिया, यहां OH कर दिया, यहां COH कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा बताओ मीजो है कि नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, जल्दी बताओ, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। घुमा दिया, बिल्कुल घुमाया होगा, घुमाया होगा। इसको इसके ऊपर लेके आ गए है, इसको इसके ले गए है, इसको इसके ऊपर लेके आ गए। देखो अगेंस्ट है तो घुमाओगे तो आना ही आना है ना। हो जाएगा, जरूरी नहीं कि आप अगेंस्ट वाला दे, हो सकता पड़ोस वाला भी दे दे, तो समझ गए ना। कैसा भी एग्जाम्पल दे दे, घुमा के आप चेक कर लेना। यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक कोई परेशानी किसी की, कर लोगे तो ये एक नई चीज आपने यहां पर सीख ली कि ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई थिंक मैंने कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में जितनी जरूरत थी, जितने क्वेश्चंस बनते थे, जो चीजें थी, उनको आपको डिस्कस कर दिया है। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? यहां तक समझ में आ गया? गड़बड़ी तो नहीं करोगे? क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे, ऐसा आएगा निपटा दोगे, वैसा आएगा निपटा दोगे, और नहीं आएगा तो तुम निपट जाओगे। अगली चीज सिखा रहा हूं, देखो अब थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके बारे में 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, बात नहीं। साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक में देखो, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है, ये साइक्लोब्यूटेन होता है, ये साइक्लोपेंटेन होता है, ये साइक्लोहेक्सेन होता है, और ये साइक्लोहेप्टेन होता है। इसके आगे भी होती है, जैसा कि पता है आपको। अगर हम आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन में स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होता है, तो जवाब यह है कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये कंडीशन होती है। साइक्लोहेक्सेन हेप्टेन से भी स्टेबल होता है, पेंटेन से भी स्टेबल होता है, ब्यूटेन से भी स्टेबल होता है, प्रोपेन से भी स्टेबल होता है। सबसे लेस स्टेबल जो होता है वो कौन सा होता है? प्रोपेन होता है। और इसमें जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि क्यों स्टेबल होता है, क्यों नहीं होता, तो क्यों नहीं होता का जवाब पहले देता हूं कि साइक्लोप्रोपेन सबसे लेस स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके एंगल कितना होता है, अगर आप देखो इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री एंगल होता है, बहुत कम एंगल होता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक प्रतिकर्षण लगता है। इस प्रतिकर्षण को, स्टेबिलिटी को एक साइंटिस्ट थे बेयर, उन्होंने इसको समझाया था, जिसको हम बोलते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। तो ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी पहले हम लोग पढ़ा करते थे, अब नहीं पढ़ते हैं इसको, नीट में नहीं पढ़ते, पर लेकिन हाँ दिमाग में रखना कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी एक फॉर्मूला होता था, इसमें एंगल ऑफ स्ट्रेन जो था वो कैलकुलेट किया जाता था। अब उसके बारे में बात नहीं होती, तो इसलिए अपन उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते नहीं है। लेकिन बेयर स्ट्रेन नहीं बताया था, बेयर स्ट्रेन थ्योरी बताती थी कि भैया कौन स्टेबल होगा, कौन स्टेबल नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि साइक्लोप्रोपेन सबसे लेस स्टेबल था और साइक्लोहेक्सेन जो था वो सबसे मोर स्टेबल था। फिर साइक्लोहेक्सेन क्यों मोर स्टेबल होता है, इसके कुछ रीजन डिफाइन किए गए, और रीजन डिफाइन में यह दिखाया गया कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो बेसिकली 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म, और दूसरा जो फॉर्म बोला जाता है दैट इज कॉल्ड टू बोट फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया? तो 2 फॉर्म यहां पर डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एसएसआर रीजन में पॉइंट आ सकता है कि भाई साइक्लोहेक्सेन क्यों स्टेबल होता है, तो साइक्लोहेक्सेन स्टेबल होने के रीजन सीधा सा है कि साइक्लोहेक्सेन 2 तरीके के स्ट्रक्चर में रहता है, एक तो कुर्सी चेयर और दूसरा बोट। आ रही बात समझ में? कुर्सी, चेयर और बोट।
क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये है जवाब, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो दो होते ही होते हैं, इसके साथ में दो और होते हैं। एक होता है हाफ चेयर, हाफ चेयर, ये हाफ चेयर है, देख रहा है, आधी चेयर, हाफ चेयर। क्लियर है? और एक और होता है जिसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट। ट्विस्टेड बोट, ट्विस्ट बोट। समझ में आ गई बात? ये दो और होते हैं। ये कौन सा फॉर्म हो गया? चेयर। ये कौन सा होता है? बोट। ये कौन सा होता है? हाफ चेयर। और ये कौन सा होता है? ट्विस्टेड बोट या ट्विस्ट बोट। तो अब अगर इसमें चारों में पूछा जाए कि भैया स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा होता है चेयर, सबसे लेस होता है बोट, और बोट से देखो, पहला चेयर दूसरा बोट, पहला चेयर लास्ट बोट, अब फिर बोट आएगा। अब एक ही बोट कौन सा है? अब फिर आ जाएगा हाफ चेयर। ऐसे याद करना, चेयर पहला तीसरे में होगा, बोट दूसरे चौथे में होगा। तो रट्टाफिकेशन मत लगाना, पहला चेयर, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, बोट। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है बच्चों, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में चेयर फॉर्म क्यों स्टेबल होता है, बोर्ड फॉर्म क्यों अनस्टेबल होता है? तो इसको एक जनरल तरीके से समझा देता हूं। पहले चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो इन दोनों कार्ब एटम की बात करें, प्रतिकर्षण का खेल है बेटा, रिपल्सन का खेल है सारा। अब चेयर फॉर्म में देखो, ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये ट्रांस हो गया ना, एक तरह से ट्रांस भी तो हो गया। और इस जगह पर जो ग्रुप लगा होगा उसका रिपल्सन कम होगा, और अगर यहां दोनों ग्रुप अगल बगल लगे होंगे तो इनका रिपल्सन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्यों होता है? क्योंकि इधर रिपल्सन ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण यहां पर ज्यादा होता है, बोर्ड फॉर्म में प्रतिकर्षण रिपल्सन ज्यादा होता है, और यहां पर रिपल्सन जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी की बात करें, स्टेबिलिटी इसकी होती है, उसका उल्टा एनर्जी होता है। एनर्जी में क्या हो जाएगा? किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इन दोनों में बात करूं तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? नेचुरल से बोर्ड की एनर्जी ज्यादा होगी और चेयर की एनर्जी कम होगी। बोलो कोई डाउट यहां तक? ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? चलो थोड़ा सा और प्रकाश डाल देते हैं इसमें। हमने आपको बताया रिपल्सन हो रहा है, मैंने आपको बताया रिपल्सन हो रहा है। अब सुनना मेरी बात को, एक दो बातें और डिस्कस कर देंगे। रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन हो रहा है तो किसके किसके बीच में? क्या कार्बन कार्बन के बीच में रिपल्सन हो रहा है? आपने सोच लिया होगा इतनी देर में कि सर कार्बन कार्बन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। नहीं भाई साहब, कार्बन कार्बन के बीच में रिपल्सन नहीं हो रहा है, इसके साथ में दो वैलेंसी और लगी हुई है। कौन सी वैलेंसी लगी होगी? यहां कार्बन होगा तो यहां एच होगा कि नहीं होगा, यहां कार्बन होगा तो यहां भी एच होगा कि नहीं होगा। तो दो तो वैलेंसी और होंगे ना साथ में इसके, तो जो दो वैलेंसी होंगी उससे होगा। अब वो एच हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो अगर हम इसको देखना स्टार्ट करें तो यहां पर कुछ बातें और बड़े इंटरेस्टिंग आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और डिस्कस यहां कर देता हूं। ये मान लेता हूं मैंने बना दिया है चेयर फॉर्म, मैं ऐसे ही बना सकता हूं, वैसे ही बना सकता हूं, तुम भी ऐसे ही बना दो, वैसे ही बना दो, जैसे चाहो वैसे बना दो। तो होता क्या है, यहां पर जो वैलेंसी की बात कर रहा हूं, ध्यान दें, जो वैलेंसी की बात कर रहा हूं,
वहां पर दो टाइप की वैलेंसी या दो टाइप के बॉन्ड मिलते हैं। एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल, और एक बोलते हैं इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। एक्सियल मतलब अक्षीय और इक्वेटोरियल का मतलब निरक्षीय, दो मिलते हैं। समझ में आ गई बात? एक्सियल और इक्वेटोरियल। चलो ये भी बता देता हूं एक्सियल देखने में कैसा लगता है। 1 3 5 दिमाग में रखना। 1 3 5 क्या दिमाग में रखोगे? 1 3 5 1 3 5 1 3 5 में एक्सियल ऊपर होगा। 2 4 6 2 4 6 2 4 1 3 5। अच्छा एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। एक फिर से रिपीट कर रहा हूं। अच्छा ये बीच में कहां से आ गए तुम बीच में कहां से आ गए भाई? 1 3 4 5। अब सही है? अरे क्या यार क्या कर रहे हो भाई? ये लो अब सही है। 1 3 5 मैं ऊपर, ये एक्सियल है बच्चों, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है। और 2 4 6 ये एक्सियल है। तो बच गया 1 3। अरे एक्सियल ही बोला मैंने, ई तो बोला ही नहीं अभी मैंने, ए के वाले में बोला। 1 3 5 ऊपर ए, 2 4 6 नीचे ए। इतना फास्ट फॉरवर्ड जाते हो तुम लोग। अरे एक्सियल का बताया, अब इसके बाकी सब कुछ इक्वेटोरियल हो गया। अब इसका ले लो इक्वेटोरियल। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया इक्वेटोरियल, ये हो गया इक्वेटोरियल। अब आ रहा होगा समझ में? ये हो गया इक्वेटोरियल, ये हो गया इक्वेटोरियल, ये हो गया इक्वेटोरियल, ये हो गया इक्वेटोरियल। ऐसे बनता है। ए पकड़ो, ए को दिमाग में रखो, उसके बाद फिर ई सेट कर दो। ए ई सेट हो गया। 1 3 5 2 4 6। पहले एक्सियल लगा लो, जब एक्सियल लग जाए फिर बाकी जो बची जगह इक्वेटोरियल लगा दो। ये होता है। अब आया? हाँ गाना बढ़िया चल रहा है, इधर फोकस करो, कान बज रहे हैं तुम लोगों के। समझ में आ गया? एक्सियल इक्वेटोरियल। चलो दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ बोर्ड की बात भी कर ही लेता हूं मैं। मेरी नाव हमेशा टेढ़ी होती है, सीधी हो ही नहीं रही है। एक साइड मत बैठे, तुझे बैठा ले। अरे नाव रे समझा? देखो ऐसे 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 ऐसे, अब बनी। सही है? गुड। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक्सियल कैसे होते हैं? देखो इसमें एक्सियल होते हैं, ये जो है ना 1 2, ये सारे एक्सियल है। 4 ही होते हैं, 4 होते हैं, 4। वहां 6 एक्सियल है, यहां 6 एक्सियल है, 6 इक्वेटोरियल है। यहां केवल 4 एक्सियल होते हैं। समझ में आया? अब देखो आगे, देखो देखो बाकी कहां बताते, बाकी कहां? ये भी है। इक्वेटोरियल कहां होगा? ये इक्वेटोरियल हो गया, 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 ये इक्वेटोरियल हो गया। नीचे होता है वैसे तो, थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था मुझे। ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया। क्लियर? और इक्वेटोरियल यहां हो गया तो यहां पर दो चीजें एक नई आएंगी।
यही होते हैं भैया दो जो सब सत्यानाश करते हैं, ना तो इक्वेटोरियल होते हैं ना एक्सियल होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लैग पोल, फ्लैग पोल, झंडे की तरह। और ये जो दोनों होते हैं ना, ये नजदीक आते हैं, और जब नजदीक आते हैं तो प्रतिकर्षण लगाते हैं, रिपल्सन लगाते हैं, रिपल्सन लगाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। समझ में आया कि नहीं है? ये होता है। तो कार्बन कार्बन देखना है वो तो देखना है, लेकिन ये फ्लैग पोल लफड़ा जो है ना, इसी चक्कर में लफड़े हो जाते हैं। समझ गए बात को? यहां रिपल्सन लगता है और इस रिपल्सन के कारण से जो बोट फॉर्म होता है वो लेस स्टेबल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 4 ऑप्शन अगर आपके पास में है तो 4 ऑप्शंस में ये चीज ध्यान रखनी है। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? तो ये रीजनिंग होगा कि स्टेबिलिटी क्यों नहीं होती, क्यों स्टेबल नहीं होता। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल इतना ही सफिशिएंट है आपके पास, नीट में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता और जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर एट लास्ट आइसोमेरिज्म का जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो गया, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग करेंगे इस पर डाउट डिस्कशन और देन फिर हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर जीओसी की। ठीक है भाई, चलो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट